नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैराथन क्लास के अंतर्गत आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। तो इस वीडियो में आपको पूरा विश्व का भूगोल कराऊंगा। और इससे पहले हमने अपने चैनल पर जो भारत का भूगोल है उसकी मैराथन क्लास यानी पूरा का पूरा उसमें भारत का भूगोल हमने कंप्लीट करा दिया है। आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से भी जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि आपका जो एनसीएल पैरामेडिकल स्टाफ नर्स और माइनिंग सरदार सर्वाइवर का जो एग्ज़ाम है वो 8 नवंबर को आयोजित होगा। तो जिन बच्चों ने इसका फॉर्म फिल किया हुआ है तो वे तैयारी पे अपनी बहुत ही ज़ोर शोरों से लग जाइए और अपने चैनल के माध्यम से भी हम उनको अच्छी से अच्छी जो है तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या है कि हम अपने चैनल पर बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करते रहेंगे। और जो मैराथन क्लास है वो भी आपकी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो कवर कराया जाए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं हो तो इस जो हमारा ये चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, जो एचएम ऑपरेटर का एग्ज़ाम है वो भी नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में होने की उसकी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अगर इसका एग्ज़ाम डेट आ गया तो उसका भी एग्ज़ाम डेट वो जल्दी ही आ जाएगा। तो आप जो एचएम ऑपरेटर वाले बच्चे हैं वो अपनी तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से रखें और अपने चैनल के माध्यम से हम करवा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर करा दिया जाए अभी हाल ही में 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानी के निवासियों को जाता है और भूगोल का जो जनक है वो हिक्केटियस को माना जाता है। वो वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। तो सूक्ष्मतः अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोटक सिद्धांत यानी जो बिग बैंग थ्योरी है उससे हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सियाँ स्थित है। आगे हम देखते हैं, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं मंदाकिनी यानी गैलेक्सी के बारे में। तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तार निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। और हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दूध मेखला या आकाशगंगा, हम इसको मिल्की वे भी बोल सकते हैं। इसका 80% भाग सर्पिला है जिसकी 3 भुजाएं हैं और सूर्य जो है वो दूसरी भुजा में स्थित है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप द्वारा देखा था और आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी को हम देवयानी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में पाई जाने वाला वामन आकाशगंगा यानी ड्वार्फ गैलेक्सी नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है और आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। निहारिका किसको कहते हैं? जो आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं यानी बादल होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तु से प्रकाश ढक जाता है तब निहारिका दिखाई देती है। आगे इसके लिए हम देखते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल की खोज कोpernicus द्वारा की गई थी।
चलिए आगे हम देखते हैं तारा। तो तारा उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना तक बड़े होते हैं। ठीक है, इससे इतने छोटे हो सकते हैं और 1000 गुना तक बड़े हो सकते हैं। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। यही हमारा जो सूर्य है उसमें लागू होता है। आगे हम बात करते हैं तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा अभिनव तारा कहलाया जाता है और किसी तारे की जीवन अवधि उसके आधार पर निर्भर करती है। चलिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। साइरस पृथ्वी से देखे जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में हम जान लेते हैं। तो लाल दानव क्या होता है? ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें ललिमा दिखने लगती है। वामन तारे किसे कहते हैं? जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे कहलाते हैं। नोवा तारा किसे बोलते हैं? यह अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। इसको नोवा तारा हम कहते हैं। चलिए, सुपरनोवा किसे बोलते हैं? तो 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा तारा कहते हैं। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। बहुल तारा 2 से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा कहलाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ ही यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता और यह अंध क्षेत्र हो जाता है। इसे देखा नहीं जा सकता। इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल हम कहते हैं। आगे हम देखते हैं अमेरिका के जॉन व्हीलन ने सन 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। आपके पेपर में ऐसा पूछ सकता है। पल्सर किसे कहते हैं? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ते हैं। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। सप्तऋषि बोलते हैं किसको हम? तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। सूर्य के बारे में पढ़ते हैं हम कि सूर्य क्या है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका तापमान 1.5 गुणा 10⁷ डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, इसे वर्णमंडल भी कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी हम कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। चलिए, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य
के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, यानी कि लगभग 500 सेकंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस व दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना अधिक है, या पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है, बाद में 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। चलिए आगे इस कड़ी में बढ़ते हैं। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन में बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है, जैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। आगे है, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ न हो। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सूर्य की यह उपयुक्त परिभाषा 2006 में प्रयाग सम्मेलन में तय हुई थी तथा अगस्त 2006 में यम प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसलिए ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को अब मोनो ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पार्थिव और बाहरी। पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को श्रेणी में रखा गया है। पार्थिव ग्रह किसे बोलते हैं? ये जो होते हैं ये पृथ्वी के आकार के होते हैं, यानी इनमें जो घनत्व होता है वो ठोस होता है, यानी कि चट्टानों निर्मित द्वारा ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह होते हैं। बाहरी ग्रह होते हैं गैसीय ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण जो है ये बाहरी ग्रह है, यानी ये गैस से निर्मित ग्रह है। इन ग्रहों में अधिकतर जो बाहरी ग्रह है गैस की मात्रा पाई जाती है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जो बाकी जो इनसे अलग है उन्हें नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। चलिए पहले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं हम। बुध ग्रह यानी मरकरी, हम इसको अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी में बोलते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना, और यह सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। चलिए आगे हम देखते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। इस ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह के बारे में देखते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह तथा यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी हम कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी हम कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व आकार में पृथ्वी के बिल्कुल समान दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। नोट, बुध तथा शुक्र जो है वे ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इस जो है ये वाली बात आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके पेपर में ऐसा एग्जाम में पूछता है। यह सौरमंडल, बृहस्पति ग्रह के बारे में पकड़ते हैं हम, जुपिटर के बारे में, जिसे हम जुपिटर इंग्लिश में कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है इसको 10 घंटे लगते हैं। इसके उपग्रह का नाम गैनीमीड है। यह सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका रंग पीला है। चलिए मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, जिसका कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। यह अपनी धुरी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। और इसके 2 उपग्रह डिबोस तथा फोबोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस
मेसी तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए आगे हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है, पहला बृहस्पति, दूसरा है शनि ग्रह। शनि के चारों ओर वलय मोटी प्रकाश वाली कुंडली है जिनकी संख्या 7 है। टाइटन शनि का उपग्रह जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल स्थित है। अरुण ग्रह के बारे में बात करते हैं जिसको हम यूरेनस अंग्रेजी में कहते हैं। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी हम कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में, यानी नेपच्यून हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। यह हरे रंग का है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए हुए होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चलिए इसका विषुवतीय व्यास 12,756 व ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है एक चक्कर। इसे घूर्णन में दैनिक गति भी हम कहते हैं। चलिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। लगभग 365 दिन और 6 घंटे का इसको समय लगता है। परिक्रमा करने में लगे समय को ही सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। चलिए वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है तथा दिन रात का छोटा हो या बड़ा होना यही कारण है, ठीक है। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है और जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी हम कहते हैं। इसका अक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष 23.5 डिग्री का कोण बनाता है और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है प्रक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। साइरस के बारे में बात कर लेते हैं। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य से 2 गुणे द्रव्यमान वाला तारा है। वह रात्रि में सर्वाधिक चमकता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। चलिए चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की सतह व उसकी अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है और चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जिस पर अंधेरा रहता है, ठीक है। चलिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबनिटस पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है वो 35,000 फीट है। चलिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं और सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। चलिए पृथ्वी से चंद्रमा के 57% भाग को हम देख सकते हैं और चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 दिनों में पूरे करते हैं। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपोलो यान के अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा की चट्टान का कुछ भाग लाया गया जिससे यह पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। 660 करोड़ वर्ष पुरानी लगभग पृथ्वी और चंद्रमा है। इन चट्टानों में
टाइटेनियम धातु अधिक मात्रा में है। चलिए, सुपर मून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजीफुल मून भी कहते हैं। ब्लू मून किसे कहते हैं? तो ब्लू मून कहते हैं एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमा के बीच 31 दिन से कम का अंतराल होना है। ठीक है, माने 31 दिन के अंदर अंदर ही जो 2 पूर्णिमा होती है उसको क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। बौने ग्रह, जो ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं होते वे बौने ग्रह कहलाते हैं। ये अग्रलिखित है। यम जो 2006 में बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया था। सेरेस, चिरान तथा इरिस। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह हम कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी की पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है इसी का एक उदाहरण है। यानी कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आकर गिरा, वहाँ पर एक गड्ढा हो गया और गड्ढा होने के बाद में जब बारिश पड़ी तो वहाँ पर पानी भर गया तो एक झील के आकार के रूप में हो गया। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, धूमकेतु किसे कहते हैं? सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद है जो धूमकेतु या पुच्छल्ले तारे कहलाते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है और हेली नामक धूमकेतु 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। यह अंतिम बार सन 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। चलिए, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन यानी दैनिक गति और परिक्रमण यानी वार्षिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिसे पृथ्वी की घूर्णन कहते हैं, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इसके कारण दिन तथा रात होते हैं, अतः दैनिक गति भी हम इसको कहते हैं। परिक्रमण गति की बात कर लेते हैं, इसे वार्षिक गति बोलते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी इस गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, पृथ्वी की इस गति के कारण क्या है? ऋतु बदलती है, यानी सर्दी, मौसम, बरसात ये सब होता है। चलिए, उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसको उपसौर कहते हैं। ऐसी 3 जनवरी को होता है। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। एप्साइड रेखा, उपसौरिक व अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसको एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? विषुवत वृत्त के उत्तर व दक्षिण में भूमध्य रेखा समांतर स्थित काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी हो गई एक, ठीक है, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा और इसके समांतर जो खींच जाती है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो ये ऐसे होती है इसको कहते हैं हम देशांतर रेखा। ऐसे जो ऐसे ग्लोब पर खींची हुई होती है, आपने देखा होगा, इसको कहते हैं हम देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए, भूमध्य रेखाओं के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और ऐसे ही नीचे होता है मकर रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। चलिए, देशांतर रेखा के बारे में बात करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये समांतर नहीं होती है और इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा माना गया है तथा इसके देशांतर का मान 0 डिग्री है। चलिए, प्रधान
मध्य रेखा के बाईं ओर की रेखा है पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर की रेखा को पूर्वी देशांतर कहा जाता है। एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो गोरे नाम से जानी जाती है। कर्क संक्रांति किसे कहते हैं? तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को। मकर संक्रांति किसे कहते हैं? तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए आगे हम देखते हैं विषु। ठीक है। यह पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर 21 मार्च को यह स्थिति होती है। इसे क्रमशः शरद ऋतु व बसंत विषुवत कहते हैं। शरद विषुवत व बसंत विषुवत कहते हैं। नोट लिखा हुआ है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण। तो जब कभी दिन के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य कुछ समय के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अधिकतम ग्रहण एक वर्ष में 7 हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक व पूर्ण हो सकता है। नोट, 22 अक्टूबर 1984 में वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इस बैठक में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्य रेखा माना गया है। इसको 0 डिग्री मानकर बाकी देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर स्थितियों में एक दिन का अंतर है। इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है। चलिए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसका निर्धारण 22 अक्टूबर 1984 में वाशिंगटन में किया गया। नोट, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। यूएसए को 7 समय जोन में, रूस को 11 समय जोन में तथा ऑस्ट्रेलिया को 3 समय जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होते हैं। कटिबंध यानी जोन किसे कहते हैं? प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न प्रकार है। उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन, विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है तथा इस भाग का मौसम सदैव गर्मी रहता है। ठीक है। चलिए, उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र है ये। यहाँ कुछ महीने तापमान अधिक, कुछ महीने तापमान कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 66 डिग्री, ये 66.5 है वैसे। ठीक है। तो 45 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य सिर पर ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, इसलिए यहाँ पर तापमान हमेशा कम रहता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है उस जगह में। ठीक है। ध्रुवीय कटिबंध, पोलर जोन 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है।
यहाँ तापमान अत्यधिक ही कम रहता है, जिसका फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहती है। ठीक है, वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुँच पाती है। जैसे ऊपर हो गया आर्कटिक महासागर, नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप, वहाँ पर बहुत ही कम जो है वो सूर्य किरण पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ ही पड़ता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है, भूपट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। ठीक है, भूपट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। भूपट्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 14 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। चलिए, इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिन तथा सीसा क्षेत्र में सिलिकॉन में मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। भूपटल की संरचना सामग्री, ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72% और एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13%। आवरण यानी मेंटल, 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्य बेसाल्ट चट्टानों का बना है। इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। केंद्रीय भाग यानी कोर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकल तथा फेरस का बना है। पृथ्वी का केंद्रीय जो भाग है संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। इसे नीफे कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर है और पृथ्वी के नीचे की तरफ जाने पर प्रति 32 मीटर गहराई पर जो है तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे निचला क्षेत्र मृत सागर जॉर्डन के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 400 मीटर नीचा है। और सबसे पहले पाइथागोरस ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। न्यूटन ने यह साबित किया पृथ्वी नारंगी यानी संतरे के समान है। जेम्स जी ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया है। स्थल मंडल के बारे में बात कर ले तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित है उसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल व 71% भाग पर क्या है, जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल तथा जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिण गोलार्ध का 81% भाग पर जल विद्यमान है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंटेन एवरेस्ट पर्वत की है। इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 8850 मीटर, यानी कहीं कहीं आपको 8848 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 8850 मीटर ऊंचे मिल जाएगी इसकी माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई। यह नेपाल में स्थित है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई व अधिकतम गहराई लगभग 20 किलोमीटर है। अंतर जो है उनका 20 किलोमीटर का है। और चट्टान के बारे में बात कर ले। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। अग्नि चट्टान के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला नंबर है इसका अग्नि चट्टान। यह मैग्मा व लावा के जमने से बनी है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि। अग्नि चट्टान जीवाश्म रहित होती है, अर्थात आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट और मैग्नीशियम, सोना, प्लेटिनम तथा चुंबकीय लोहा पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टानें किसी स्थान पर
जमा हो जाती है, बाद में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों से ठोस परत में निर्मित हो जाती है, इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट नमक आदि चट्टान। ठीक है। अवसादी चट्टान परतदार होती है, इसमें जीव जंतु व वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है। इस चट्टानों में लोहा, अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर महानदी व गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। कैंतरित चट्टानें। कैंतरित चट्टान ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी व अग्नि चट्टानों से कैंतरित चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद व दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप व अन्य गैस बाहर निकलती है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। और ज्वालामुखी फटने से जो गैस निकलती है उनमें वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। नोट: स्ट्रम्बेली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कौन से? स्ट्रम्बेली ज्वालामुखी। चलिए, इस ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैस बाहर निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह ज्वालामुखी एक सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं। ये वो ज्वालामुखी है जो अक्सर फटते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में 500 सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव है। इनमें इटली का एटना तथा स्ट्रम्बेली प्रमुख है। कोटोपैक्स इक्वाडोर, स्ट्रम्बेली लेपिरी द्वीप, मोना लोआ हवाई द्वीप, बेरन द्वीप, अंडमान निकोबार तथा माउंट एटना सिसिली सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमांट, ये वो ज्वालामुखी है जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गर नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी उद्गर हो सकता है, जैसे जापान का फ्यूजिमा ज्वालामुखी तथा अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी, ये वो ज्वालामुखी है जो न तो पहले कभी फटे और न ही इन्हें भविष्य में कभी फटने की संभावना है। सुल्तान ईरान में, पोप म्यांमार में और किलिमंजारो अफ्रीका में सभी शांत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी फटने से जो गैस निकलती है उनमें वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कियालू है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। गैसर, जब ज्वालामुखी फटता है तो दरारों से जल तथा वाष्प ऊंचाई पर निकलकर गिरता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। सिस्मोलॉजी, इसे भूकंप का अध्ययन कहा जाता है। भूकंप 3 प्रकार के कंपन होते हैं। जो भूकंप है उसमें 3 प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक लहरें यानी पी वेव, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसका जो औसत वेग है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति अन्य सभी तरंगों से सबसे अधिक है। अनुप्रस्थ तरंगे यानी एस वेव, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। धरातलीय लहरें यानी एल वेव, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लॉ ने की थी, इसलिए इन्हें लव तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों के माध्यम से गुजर सकती है। कौन सी? धरातलीय लहरें। ठीक है।
इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राम नामक यंत्र से मापा जाता है। और सिस्मोलॉजी क्या होता है, इसका अध्ययन होता है। भूकंप तरंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती है। केवल पी तरंगें पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। और सभी भूकंप तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वालों से गुजरने पर घट जाता है। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। यानी PSL तरंगे केंद्र के पास पहुंचती है। अधिकेंद्र, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। सुनामी, अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। नोट, रिएक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स रिएक्टर 1935 में इन्होंने किया था। रिएक्टर स्केल का। पर्वत, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है। बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। उदाहरण, ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मन, वासजेस फ्रांस तथा साल्ट रेंज पाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर से होकर जेम्बेजो नदी तक 48 किलोमीटर लंबी है। अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपर्दान के कारण निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, इलायची, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में, और गैस है बूटे अमेरिका आदि। संचित पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर तथा लावा के एक स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वत को संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्फूट इस श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है, जैसे हिमालय, अल्पास, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। ठीक है। नोट, वलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय टहतीसागर था। ये नवीन पर्वत का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अरावली राजस्थान विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। चलिए पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, वह क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, यानी जिसको कहते हैं हम पामीर का पठार है। इसकी ऊंचाई 1600 फीट है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलीविया का पठार है, जिसकी ऊंचाई 12,000 फीट ऊंचा है। इसकी कितने 16,000 फीट। बोलीविया का है 12,000 फीट। कोरोथ पठार थाईलैंड में स्थित तथा अलास्का पठार USA में स्थित है। चेरापूंजी या मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित पठार है। ठीक है। भारत में छोटा नागपुर पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओजार का पठार गुंबदकार पठार है। मैदान, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग मैदान में निवास करता है। संप्रदाय मैदान निर्माण नदी द्वारा होता है। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। चलिए, अपर्दनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन के कारण ही अपर्दनात्मक मैदान बनते हैं। निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इससे गंगा, सतलज, मिसिसिपी तथा हवांगो नदी के मैदान प्रमुख है। चलिए आगे देखते हैं वन। तो वन निम्न प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के वन के बारे में पढ़ेंगे हम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस प्रकार के वन विषुवत रेखा प्रदेश व उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं वनों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। साल, सागौन तथा बांस इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं विषुवत रेखीय वन। ये वन वृक्ष तथा झाड़ियों के मिश्रण होते हैं। जैतून, कोक तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। चलिए आगे हम देखते हैं टैगा वन। तो ये सदाबहार वन है। यहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ नुकीली होती है। टुंड्रा वन के बारे में देखते हैं। ये वन बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन के पौधे उगते हैं। पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। घास के मैदान, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक उष्णकटिबंधीय है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय के बारे में बात कर लेते हैं। सवाना यानी अफ्रीका, कंपोज यानी ब्राज़ील और लानोस यानी वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेयरी यूएसए व कनाडा संयुक्त रूप से पंपास अर्जेंटीना और वेल्ड अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। चलिए महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया जो अगर लिखित हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया के बारे में। तो यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है। और इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती है। चलिए लाल सागर व स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। और बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और इसलिए यहाँ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। हाँ, इसलिए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। चलिए विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। और विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग है। यानी कि हांगकांग में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी बौद्ध मंदिर जो है वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं। मलेरिया की दवाई है कुनैन तथा सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक सिनकोना वृक्ष इंडोनेशिया में होते हैं। विश्व में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में ही हैं। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। चलिए आगे बात करते हैं। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील व एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अब एक बात पे कंफ्यूज मत हो जाना कि एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, रूस क्यों नहीं? क्योंकि रूस जो है वो 2 महाद्वीपों में आता है, एक तो यूरोप और एक एशिया में। ठीक है। तो इसे हम वो संयुक्त रूप से आता है, पर विश्व में सबसे बड़ा देश वही है। पर हमने बात करी एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा है मालदीव। ठीक है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? उसमें रूस में, यानी जो रूस देश है उसमें स्थित है ये। चलिए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। चलिए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप इंडोनेशिया में है। चलिए स्थलरूप देश के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती उन्हें क्या कहते हैं? स्थलरूप देश कहते हैं। एशिया में निम्न स्थलरूप देश है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, उज्बेकिस्तान तथा अफगानिस्तान। इन देशों में सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। ठीक है। चलिए ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। स्वर्णिम त्रिभुज एशिया के लाओस, थाईलैंड तथा म्यांमार
स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर को बेरिंग जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस एशिया में स्थित है। जो रूस का हिस्सा एशिया में पड़ता है उसे साइबेरियन कहा जाता है। चलिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान ब्रुखोयास्क रूस में स्थित है और इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? ब्रियोयास्क रूस में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार वर्तमान में यह तिब्बत चीन में स्थित है। इसे संसार की छत भी हम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंटेन एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। कहीं कहीं आपको 8848 देखने को मिल जाएगी। चलिए, ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसका नाम क्या है? सागर माता। माउंटेन एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। ठीक है। चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरे स्थान पर जापान है। चलिए, जापान का नागासाकी नगर क्योंशू द्वीप पर स्थित है। यूरोप के बारे में बात कर लेते हैं। इस महाद्वीप में 46 देश है। यह विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। और यूराल पर्वत तथा काकेश पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। यह काला सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। आगे जाकर यह डॉन नदी में मिल जाती है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। और इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है, यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। ठीक है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश भारत की तरह कृषि प्रधान है तथा यहाँ हिमालय पर्वत की तरह एक अल्पास पर्वत स्थित है। आल्पस है। अल्पास नहीं, आल्पस। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। स्विट्जरलैंड देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। चलिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर स्थित है, इस नगर को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। शंपंच यानी शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। चलिए, फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड देश को झीलों का देश कहा जाता है। आप जो फिनलैंड देश है, आप अगर उसको मैप में देखोगे तो आपको उसमें झील नज़र आएगी। चलिए, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर जैतून उत्पादक देश है। ब्रेनर दर्रा ऑस्ट्रेलिया प्लस इटली, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा इटली प्लस स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए, रूस के मॉस्को को 5 सागरों का बंदरगाह भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड शामिल होते हैं, तब जाकर वो क्या बनता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो क्रम से इसके पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरी भाग है। ठीक है। अगर ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लिया जाए तो वो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। इंग्लिश चैनल तथा डोबर जल संधि यूके को यूरोप से अलग करती है। चलिए, यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है, इसलिए इसे विश्व का अन्न का भंडार है, रोटी की डलिया भी कहते हैं। किसको? यूक्रेन को। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक भाग स्विट्जरलैंड देश में है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में स्थित है।
चलिए उत्तरी अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। इसमें कुल 29 राज्य है। इसकी खोज कोलंबस ने सन 1992 में की थी। अतः इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पूसी नामक साहसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका पड़ा था। ठीक है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। इससे प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर के बीच यातायात आसान हो जाता है। पनामा नहर के 2 बंदरगाह पनामा तथा कोलन है। चलिए विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होती है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। और उत्तर अमेरिका में सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मर्द घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल्स व ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। शिकागो यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। चले फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स शहर विश्व में प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन तथा एस्किमो कनाडा में कहते हैं। एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। चलिए संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में ही है। और कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषा वाला क्षेत्र है। इस देश के अंदर ही देश का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसे देश के अंदर ही देश का दर्जा प्राप्त है। चलिए यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात क्या कहलाता है? टॉर्नेडो व हरिकेन कहलाता है। हरिकेन जो है वो उसके जो पूर्व में स्थित है और जिसे बोलते हैं बरमुडा ट्रायंगल। तो पूर्व में जो उत्तरी अमेरिका है पूर्व से थोड़ा नीचे को आके वहीं पे एक बरमुडा ट्रायंगल है, जैसे हम पश्चिमी द्वीप समूह बोल देते हैं वेस्ट इंडीज वगैरह, तो वहीं उसी के पास है एक बरमुडा ट्रायंगल। तो ये बरमुडा ट्रायंगल जो है वहीं से उठता है। हरिकेन नामक तूफान जो है बरमुडा ट्रायंगल से उठता है। चलिए यूएसए का डेट्रॉइट नगर कार उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। डेट्रॉइट। ठीक है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। क्यूबा द्वीप को गन्नों का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? क्यूबा को। यूएसए की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, यहाँ तक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिण गोलार्ध में है, इसलिए इसका नाम दक्षिण अमेरिका पड़ा। यह है विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सबसे सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है? उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? बोलीविया। और ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील का साओ पाउलो विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में कहवा कॉफ़ी के बागों को फेजेंडा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक सांप ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल यानी वेनेजुएला कोरोना नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। पंपास मैदानों में अल्फाल्फा जो पौष्टिक घास है वो उगाई जाती है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तर अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा
मिला हुआ है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में बहने वाली नदी अमेजन क्षेत्रफल के भाव की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी नदी है। चलिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। कंगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अफ्रीका में स्थित किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, इसलिए इसे हीरो का देश भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? घाना है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर ही स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजो नदी पर स्थित है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसके अंतर्गत इथोपिया, जिबूती, सोमालिया देश आते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह है आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। तथा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक नागरिक देश है लीबिया। दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप का नया देश है। यह 2011 में बना। यह यूएनओ का 193वां सदस्य है। चलिए अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी कांगो, बेसिन बद्दू, सहारा मरुस्थल बद्दू जो है वो सहारा मरुस्थल में आदि जनजातियाँ पाई जाती है। अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना तथा वेल्ड कहते हैं। चलिए स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। मिस्र ने जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया था 1556 में। तो ये मुख्य रूप से मिस्र की नदी कही जाती है। और इस नहर के कारण ही यूरोप से भारत आने में लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। स्वेज नहर के दक्षिण छोर पर पोर्ट स्वेज तथा उत्तरी छोर पर पोर्ट सहित बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं विश्व का सबसे विशाल हीरा कुलीनान है जो 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से खोजा गया था। विश्व में सबसे अधिक सोना भी दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को सोने का नगर भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 90% क्रोमियम होता है। अफ्रीका महाद्वीप में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। यहाँ किसानों को पेल्लाह कहते हैं। मिस्र को एशिया व यूरोप महाद्वीप का जंक्शन भी कहते हैं। कंगो देश को वनों का देश कहा जाता है। चलिए एंटवर्प यानी बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में 22 देश यानी राज्य है। मकर रेखा इस महाद्वीप के बीचों बीच होकर गुजरती है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं और टॉरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यू गिनी को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। चलिए यहाँ विश्व में भेड़ पालने वाले मजदूरों को जोकारू कहते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कोस्युस्को। बॉक्साइट सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होती है। चलिए गिब्सन और विक्टोरिया इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। लैंड ऑफ कंगारू द लैंड ऑफ गोल्डन
प्लीज़ भी इसको कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड में एमू और कोका बर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांग लंबी होती है और इसके पंख नहीं होते हैं। ठीक है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अंटार्कटिका, सातों महाद्वीप पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार अलग अलग हो जाता है। इस कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। लाइकेन व मास अंटार्कटिक महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति है। क्वीन मोड पर्वत इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क ने 1911 में की थी। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका का वेस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। माउंट एरबुस इस महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए, इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने से किसको जाता है, तो ये जाता है फेबियन वेलिंग सासेन को जाता है। इस महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी बिसन मासिप है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस महाद्वीप में क्रिल मछली पाई जाती है जो झुंडों में रहती है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति एडमसन था जो 1911 में पहुंचा था। ठीक है। अंटार्कटिका में भारत की स्थिति, तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था डॉक्टर गिरिराज सिरोही। भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया था। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने किया था। और भारत में अंटार्कटिक पर अपने शोध केंद्र है कौन कौन से, जो 1983 में स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री, और ये बाद में नष्ट हो गया था। फिर उससे बाद में 1989 में मैत्री, और अब जो वर्तमान में है शोध जो 2012 में स्थापित किया गया था वो है भारती। ठीक है। ये भारती जो है 2012 में स्थापित किया गया था। जलमंडल के बारे में बात कर लेते हैं हम। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% भाग पर क्या है, जलमंडल यानी जल है। उत्तरी गोलार्ध में 60.7% तथा दक्षिण गोलार्ध में 80.9% भाग पर क्या है, जल है। पृथ्वी पर उपस्थिति जल की कुल मात्रा 97.5% जल महासागर में है जो कि खारा पानी है। ठीक है। 97.5% खारा पानी है। कुल जल का 2.5% ही स्वच्छ तथा मीठा है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुत्ते जब थोड़ा ज़्यादा भौंक रहे हैं, ये आवारा कुत्ते हैं गली के, तो आप इन पर ध्यान मत दीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण तापमान तथा लवणता। ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। महासागर जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन से, प्रशांत महासागर। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। समुद्र के बारे में बात करते हैं। जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो तथा एक तरफ से महासागर से मिला हो क्या कहलाता है, समुद्र कहलाता है। खाड़ी किसे कहते हैं, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। यानी जो जल 3 तरफ से स्थलखंड से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री तक रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वर्ष भर तापमान प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापमान अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापमान अधिक होता है। ठीक है। चले आगे बात करते हैं हम लवणता। तो लवणता को प्रति 1000 व्यक्ति में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति 1000 होती है और समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को
समलवण रेखा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक जो लवणता है तुर्क की लेकवान झील है। दूसरा स्थान मर्त सागर का है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के समीप स्थित है। यह संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व के प्रमुख गर्त, तो मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में, और मिनांडो गर्त प्रशांत महासागर में, और सुंडा गर्त है हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर की बात कर लेते हैं। यह धरातल के 1/3 भाग को ढकता है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका शीर्ष भाग बेरिंग जल संधि पर तथा आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। इसके पश्चिम में एशिया महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। पूर्व में उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है, और दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। इस विशाल महासागर में कुल 2000 से अधिक द्वीप है। अटलांटिक महासागर के बारे में बात कर लेते हैं। यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग आधा और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी में एस आकृति से मिलती जुलती है। चलिए, इसके पश्चिम में उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और पूर्व में यूरोप है, अफ्रीका महाद्वीप है। दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। बरमूडा भी दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में ही स्थित है। ठीक है, जो बरमूडा ट्रायंगल है वो। रोमांस गंभीर अटलांटिक महासागर के 2 बराबर भागों में बांटता है। रोमांस गंभीर अटलांटिक महासागर को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए हिंद महासागर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप व पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यह एक अर्ध महासागर है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, और डियागो गार्सिया द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप भी इस महासागर में स्थित है, और इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। किसका? मॉरिशस द्वीप का। लक्षद्वीप व मालदीव प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। हिंद महासागर में महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागर के जल के विशाल प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये निम्न 2 प्रकार की होती हैं। एक तो गर्म जलधारा। यह जलधारा प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। ये धाराएं निम्न जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्राय ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में जाती है वहाँ का तापमान घटा देती है। चलिए नोट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाईं ओर व दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर बहती है। ये कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। उपरोक्त दिए गए कथन का अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है, और इस महाद्वीप में धाराओं के बहने की दिशा मानसून निर्धारित करता है। यहाँ गर्म जलधाराएं ठंडे सागर की ओर व ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती है। चलिए प्रशांत महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। तो गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा। तो एलिनो जलधारा वो गर्म है, और कैलिफोर्निया की जलधारा वो ठंडी है। क्यूरोसिया की जलधारा गर्म और अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी है। ऐसे जो सुशीमा की जलधारा है वो गर्म और हम्बोल्ट की ठंडी। अलास्का की गर्म और क्यूराइल की जो जलधारा है वो ठंडी है। अटलांटिक महासागर की जलधारा के बारे में बात कर लेते हैं। ये गर्म और ठंडी। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये गर्म, और फ्लोरिडा और ब्राज़ील ये गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा कौन कौन से? लेब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी। चलिए हिंद महासागर की जलधारा के बारे में बात कर लेते हैं। तो गर्म और ठंडी। तो मोजाम्बिक की जलधारा और अगुल्हास की जलधारा। ठंडी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। न्यूफाउंडलैंड के समीप
गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर की जलधारा मिलती है। जहाँ गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा आपस में मिलती है वहाँ फ्लैक्टन नामक घास पाई जाती है। यह स्थान मछली पालन के लिए बहुत ही अधिक विकसित हो जाता है। मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागर के जल को ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागर के जल को ऊपर उठाकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागर के जल नीचे गिराने पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। चलिए, अमावस्या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी एक सीधे में होते हैं, अतः इस दिन उच्च सागर उत्पन्न होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। चलिए, जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं तो उस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। चलिए, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्र बल से। इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन ज्वार 4 बार आता है। ठीक है, साउथहैम्पटन ये थोड़ा अटपटा सा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिदिन ज्वार 4 बार आता है। और महासागर के जल का उच्चतम तापमान अगस्त तथा न्यूनतम तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। चलिए, वायुमंडल में पाए जाने कुछ महत्वपूर्ण गैसें। तो नाइट्रोजन गैस को देख लेते हैं। यह गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो पेड़ पौधों में प्रोटीन का कार्य करते हैं, यानी प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, जो भोजन का मुख्य अंग है। किसके? पेड़ पौधों के लिए। ऑक्सीजन, यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यह सबसे भारी गैस है, इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। ओजोन, तो यह गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक बहुत कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी उत्पन्न कर सकती है। नोट, ओजोन परत को CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारी जो हमारे फ्रीजर और AC से निकलती है। CFC गैस। वाष्प, वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील व आसान वितरण वाली गैस है। यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस तथा हिम आदि का निर्माण होता है। यह एक कंबल का काम करती है, जिसे पृथ्वी ने तो अत्यधिक गर्म होती है, न अत्यधिक ठंडी होती है। क्या? जल वाष्प से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा का रंग जो है वो नीला धूलकण के कारण दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं और वायुमंडल की संरचना वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। कौन कौन से है? पहला है हमारा क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जिसको हम यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर
8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। चलिए, वायुमंडल, सभी वायुमंडल घटनाएं जैसे बादल, आंधी तथा वर्षा इसी मंडल में होती है। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको बोलते हैं हम। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर तक ऊंचाई, 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। जो आपको दिख रहा है समताप मंडल, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये इंग्लिश में पूछता है, जो आपका पिछला एनसीएल का एग्जाम होता HEM ऑपरेटर वाला, तो इसमें यहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर से एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये इंग्लिश में दिया हुआ था स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसके नाम दोनों अच्छे तरीके से याद रखिए। चलिए, इसमें तापमान समान रहता है, इसकी मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है, कभी कभी विषुवत रेखा पर भी इसका लोप हो जाता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मृगलाभ मेघ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम तीसरे नंबर पर ओजोन मंडल यानी ओजोनोस्फीयर। यह 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंडल में एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली CFC, जो मैंने अभी बताया था, AC फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डाप्सन। चलिए आगे देखते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ जाता है, प्रति किलोमीटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आयन मंडल, इसको बोलते हैं हम आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की होती है। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार, फोन संचार किरणें परिवर्तित होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं। तो अगला है हमारा 5वें नंबर का बाह्य मंडल और एक्सोस्फीयर, सबसे लास्ट में। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहते हैं। इसकी ऊपर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो सबसे लास्ट है यानी बाह्य मंडल बाहरी है, बाहरी गैस का मंडल है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में ओरेरा ऑस्ट्रालिस तथा ओरेरा बोरियालिस नामक घटनाएं होती है। तो ये मौसमी घटनाएं हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। यह सूर्य लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी सूर्य विकिरण की ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। समताप रेखा, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं। अधिक तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। चलिए, दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। वार्षिक तापांतर किसी स्थान विशेष के सबसे गर्म तथा ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक तापांतर रूस, ये लिखा हुआ थोड़ा अटपटा सा, भाइरखोयास्क में पाया जाता है, वायुदाब। चलिए, सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है, वायुदाब। ठीक है, तो सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई कौन सी है? बार है। समदाब रेखा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, तो इधर जनजाति इधर देश लिखे हुए हैं। तो माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, एस्किमो कनाडा ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और खिरगिज पाई जाती है मध्य एशिया में, सिमांग मलेशिया में, जुलू पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका, हैदा अमेरिका में, और याकू टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा वाले में, याकुधार
साइबेरिया प्रदेश में, अफरीदी पाकिस्तान में, मसाई केन्या, बोरो ब्राज़ील और नीग्रो है वो मध्य अफ्रीका में पाई जाती है और आइनू पाई जाती है जापान में। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन वीडियो यानी मैराथन क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो तो आपको अच्छी लगी ही होगी, और अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है एनसीएल के एग्ज़ाम की वो अच्छी चल रही होंगी। और जो आपको ज्ञात ही होगा, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से सुबह बता ही दिया था कि जो एनसीएल पैरामेडिकल स्टाफ नर्स वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम अब 8 नवंबर को होगा। जो मार्च में इसका जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से। तो अब इसका जो एग्ज़ाम है वो 8 नवंबर को होगा। और साथ ही जो माइनिंग सरदार और सर्वाइवर वाली पोस्ट थी उनका भी एग्ज़ाम जो है वो 8 नवंबर को ही जो आयोजित किया जाएगा। ठीक है,